हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में आए हुए पिछले 20 वर्षों के प्रश्न, वो भी पॉलिटिकल साइंस का। तो शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्न और इस प्रकार हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, इसका सही उत्तर है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान में शामिल है क्या? भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में है क्या? देखिए क्या है ना कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में है, सही उत्तर है 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। अगला प्रश्न मिलान करना है। इसमें संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां और समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं। तो वर्तमान में राज्य सूची में 59 प्रविष्टियां हैं और संघीय सूची में 98 और समवर्ती सूची में 52। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संघीय सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ये प्रस्तावना में इस चीज का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसका सही उत्तर होगा 1 और 3, अल्पसंख्यकों का अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिक विदेशी को प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? इसका सही उत्तर होगा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार नागरिक का यह मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2002 को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 86वां संशोधन जो था वो किसके लिए था? शिक्षा के लिए, जो 1 अप्रैल 2010 से चालू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है,
और वही बात करते हैं हम लोग 61वां संविधान संशोधन, तो ये किसके लिए था, तो मताधिकार। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, तो यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? इसका सही उत्तर 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन 39(घ) में जिक्र है। समान नागरिक संहिता 44 में जिक्र है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा 350 क में जिक्र है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। समान कार्य के लिए समान वेतन 39(घ), समान नागरिक संहिता 44वां अनुच्छेद, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा 350 क। इसका प्रभाव निदेशक तत्व जैसा ही है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। मातृभाषा में शिक्षा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो भारत के नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन हो सकता है? इसका सही उत्तर भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा था। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपबद्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम 1969 में इसका जिक्र किया गया। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा 53(1) के तहत कर सकते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये 13वां क्रम था और वर्तमान में 15वां द्रौपदी मुर्मू जी का है। इससे पहले 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे जो 2017 में शपथ लिए थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका सही उत्तर है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। इसका अनुच्छेद 111 में जिक्र किया गया है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियमित तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। इसका सही उत्तर है 12वां। यह अनुच्छेद 111 में इसका जिक्र किया गया है। कुछ रैंडम प्रश्न भी हो जाए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। एक था कि अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, एक स्थायी सदन है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेखानुदान की बात किए थे कि लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु दिया जाता है या आकस्मिक परिस्थितियों में भारत सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो युद्ध के समय तो संसद सकल राशि स्वीकृति दे सकता है, जिसे वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। कुछ ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया था और इसकी परिकल्पना APJ अब्दुल कलाम ने की थी। 352 आंतरिक शांति पर केंद्र में आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 राज्य के लिए आपातकाल का व्यवस्था और 360 जो है वित्तीय आपातकाल का बात करता है। अगला प्रश्न जो है कुछ इम्पोर्टेंट कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। 9वीं लोकसभा इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न पूछा जा सकता है।
और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हम बता सकें कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 में का जिक्र है। राज्य के लिए महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं और केंद्र के लिए अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं। योग्यता क्या है? राज्य सरकार वाला के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए और केंद्र सरकार के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जैसे कि प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उसी समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 था, महाराष्ट्र में 48 थी। लेकिन बाद में जब बिहार झारखंड अलग हो गया तो लोकसभा में प्रथम स्थान जो था उत्तर प्रदेश का 80 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट, बिहार 40 सीट, तमिलनाडु 39 सीट और मध्य प्रदेश 29 सीट हो गई है। ये सब इम्पोर्टेंट है जो डिवीज़न हम कर दे रहे हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 168 के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। 6 राज्य में विधान परिषद, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आपको मैप से समझाते हैं। पहले बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र, फिर साइड में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर नीचे जाएंगे तेलंगाना और फिर कर्नाटक। और फिर अगला प्रश्न एक इम्पॉर्टेंट है। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग का निर्माण 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि सभी को जानना चाहिए। पंचायती राज से जुड़े चीज़ की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसके अनुच्छेद 40 में इसके लिए प्रेरणा इससे लिया गया है जो कि गांधी जी का सपना था। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 न के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। और 1957 में बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले दिया था। इसका समिति ने मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके बाद 20 साल बाद अशोक मेहता ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। बलवंत राय ने त्रिस्तरीय के बात किया था और अशोक मेहता जी ने समिति ने 2 स्तरीय का बात किया था। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था। नागौर राजस्थान में है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न कुछ दिखेगा तो आपको जो मैं बता दूंगा कि वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। और अनुच्छेद 300 के तहत मुकदमे तक कार्यवाही की बात की जाती है। 302 में व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध महान्यायवादी 76 अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र किया गया है। इसी के साथ हम लोग सभी प्रश्न का हम लोग जिक्र कर चुके हैं जो कि बीपीएससी में पूछा गया है पहले के सालों में। और इसी के साथ धन्यवाद। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं अगला श्रृंखला लाऊंगा अलग अलग विषयों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है मुकदमे तथा कार्यवाही से। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से है। व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध अनुच्छेद 302 से है। अगला प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो जो निम्नलिखित है यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये एक समान 9वीं वरीयता क्रम पे आते हैं और जो न्यायाधीश हैं वो 14वें नंबर पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है?
इसका सही उत्तर है M3। VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। जो अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और काका साहेब कालेलकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रपति के आदेश से, अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? इसका सही उत्तर है 42वां, जो 1973 में केशवानंदन भारती केस हुआ था, उसी से जुड़ा यह फैक्ट है। अगला है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था कब? तो 1951 में लाया गया था, जिसमें 15(1), 19(1), 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 343 में संशोधन किए गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। यह अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधार, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है न्यायिक पुनरीक्षण। जुडिशियल रिव्यू जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? इसका सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में भी महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आती है? तो इसका सही उत्तर होगा राज सूची में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। इसका सही उत्तर है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ये कानून के अंतर्गत आएगा, जो जिस राज्य सरकार के अंतर्गत जो पुलिस बल के द्वारा उसका रखरखाव किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? इसका सही उत्तर है अशोक मेहता कमेटी ने 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उन्होंने न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की भी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था राजस्थान में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। सही उत्तर होगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता सबसे पहले बने थे। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था?
इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे तथा जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की गई। 1985 में जीबी के राव समिति का गठन किया गया। 1986 में LM सिंघवी समिति बनी। 1988 में PK थुंगा समिति का गठन किया। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की थी। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा, जिसका प्रेरणा का स्रोत संविधान का अनुच्छेद 40 है, जो कि DPSP में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की प्रतिनिधित्व करता है क्या? मतलब जो भारत में पंचायती राज है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये सभी का। सफलतापूर्वक कार्य हेतु तो पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसका सही उत्तर है स्थानीय जनता की। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि 2001 BPSC में प्रश्न पूछा गया था। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसका सही उत्तर है पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 में, जो कि मैं थोड़ा देर पहले बताया था। यह प्रश्न रिपीट हुआ है 2018 में, इससे पहले यह प्रश्न आ चुका था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल। तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण खेल। 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। इसके अंतर्गत मत्स्य उद्योग, लघुवन उपज, ग्रामीण आवासन, पेयजल, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी, ईंधन और चारा पुस्तकालय का जिक्र किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243G के तहत दी गई है, जिसमें पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। यह भी प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। पंचायती राज के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? इसका सही उत्तर होगा 1987। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का किस प्रकार का है? परमादेश याचिका, स्वतंत्राधिकार मुकदमा, क्षतिपूर्ति का दावा, न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। इसका सही उत्तर है स्वतंत्राधिकार मुकदमा, टाइटल सूट जिसे कहते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार और अनुच्छेद 326 जो है वो लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर होना है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, पुलिस, रक्षा, शिक्षा। ये 2005 का बीपीएससी का प्रश्न है। इसका सही उत्तर उस वक्त दिया गया था शिक्षा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 280। और इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा यह वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ये 2005 का प्रश्न है। उस वक्त योजना आयोग ही बना हुआ था। इसका सही उत्तर था 15 मार्च 1950। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। यह प्रश्न 1999 में पूछा गया था। उस वक्त का करंट अफेयर होगा। इसका सही उत्तर है तेलुगु देशम पार्टी, जिसके स्पीकर का नाम GS बालयोगी था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर है चुनाव आयोग को। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन्हें हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 176 जो है वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 है जो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना चाहिए? तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए। अनुच्छेद 179 में इसका जिक्र है। किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था। यदि विधि के उपबंधों का विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक का कर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इसका सही उत्तर है C और D दोनों होगा, गुवाहाटी और मुंबई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 168 1 क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। अतः भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 169 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार सांसद को है। सांसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकाय और उद्योगपति। इसका सही उत्तर है उद्योगपति। संविधान के अनुच्छेद 171 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य तथा स्थानीय निकायों द्वारा 1/12 सदस्य, न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्यों का न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा 80 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद इसका सही उत्तर होगा। इसका जिक्र अनुच्छेद 168 में किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। अनुच्छेद 175 2 द्वारा राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन का कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। अगला प्रश्न, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगने पे ही होता है। उल्लेखनीय है कि यह प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब कि
भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य के कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। और ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करता है। इसका सही उत्तर है किसी भी राज्य का कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? न्यायिक प्रणाली पूछ रहा है तो ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया, न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। हाल ही में दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग का मामला चल रहा था। इससे पहले भी JB पादरीवाला और सुमित्र सेन इत्यादि न्यायाधीशों पर यह मामला चल चुका है महाभियोग का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। ये बात ध्यान देने का, ये प्रश्न पूछा है 2017 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति लेंगे 65 वर्ष पे और वही हाईकोर्ट का 62 वर्ष पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर है संसद के पास। संसद चाहेगी तभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है, वो मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से ये सलाह लेता है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्ति करता है कॉलेजियम पद्धति से। इस पर कई बार सवाल भी उठते हैं, लेकिन कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये BPSC 2017 में पूछा गया था प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी, यानी 7+1 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1907 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30 और वर्तमान सरकार जो बीजेपी की है 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त करा दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात। 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त, यानी 33+1। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। इससे पहले तो न्यायपालिका काम कर ही रही थी। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष कौन थे? MK वेंकटचलैया। ये चूँकि उस समय का करंट अफेयर रहा होगा इसलिए ये पूछा गया था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य को बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार
संघीय संसद को ओनली संसद ही यह कर सकता है। तो बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। ये 1999 में पूछा गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संशोधन के अंतर्गत? तो ये 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहायुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसके जस्ट 2-3 साल बाद इमरजेंसी इंदिरा गांधी सरकार ने लगा दिया था और ये 22वां राज्य बना था। ध्यान देने की बात है। अगला प्रश्न है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म, संविधान। तो इसका सही उत्तर है संविधान। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इसका जिक्र 1973 के केशवानंदन भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह फैसला दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, संसद की भी शक्ति नहीं है कि वो संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ करे। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ये संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी है क्या? निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए क्या क्या अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध का 6% मत प्राप्त किया हो या उसके अतिरिक्त उसने संबंधित 2 राज्य में 2 स्थान प्राप्त किया हो, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो या उससे संबंधित राज्य में लोकसभा से कम 1 सीट भी जीता हो, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हो, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो, लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा अधीनस्थ विधान पर समिति। ये 67वीं बीपीएससी में 2022 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षक लेखा से, केंद्र राज्य, नीति कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। इसका सही उत्तर होगा नीति कार्यान्वयन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसे सचिवालय नीति द्वारा निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय एजेंसी द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन 2022 के बीपीएससी में पूछा गया था। इससे पता चलता है कि 67वीं बीपीएससी 2022 में जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न का लेवल काफ़ी टफ था, के बावजूद भी कट ऑफ बहुत हाई गया है इसका। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है क्या? प्रश्न तथा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय का लोकप्रिय नाम शून्य काल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्य काल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्य काल मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं, उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं
सूचना देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। अध्यक्ष जो बोलेगा उसको मानना होगा। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितने महीने का? इसका सही उत्तर है 6 महीने का। अनुच्छेद 85(1) में इसका जिक्र है कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न 1999 में पूछा गया था। उस वक्त क्या करंट अफेयर था? उस वक्त PM सईद थे 1999 में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। इसका सही उत्तर है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति हैं। एक बात और ध्यान देने का है कि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई 13/8/2014 से 25/5/2019 के पश्चात से रिक्त है। अभी तक उसे भरा नहीं गया है। एम थम्बी दुरई, ये याद रखने की बात है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होता है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी हेमा मालिनी हो गई, सचिन तेंदुलकर हो गए, लता मंगेशकर भी थीं। ऐसे कई लोग को ऐसे ही राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्षों पे इसका 1/3 सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं और इस्तीफा भी देते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न 2 बार भी PSC में पूछा गया है। एक बार 2005 में, एक बार 1996 में पूछा गया। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1997 में भी PSC में पूछा गया था। अनुच्छेद 83(1) में इसका जिक्र है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुसार। इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या के अनुसार। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही उत्तर 1952 में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे हैं? ये प्रश्न 1994 का है। अब तो यह आंकड़ा बदल गया है। लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं और उसके बाद बिहार 40 सीट है, तमिलनाडु 39 सीट और मध्य प्रदेश 29 सीट। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की 80 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट, बिहार 40 सीट, तमिलनाडु 39 सीट और मध्य प्रदेश 29 सीट है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जिसका प्रश्न है कि जहाँ कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। 1997-98 का
ये प्रश्न है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार वर्ष में कम से कम 2 बार तो बुलाना ही होगा, क्योंकि उसके बीच का अंतर 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रिपरिषद पर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने के पहले, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका सही उत्तर 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 330(1) में असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। बीपीएससी 2000 में यह प्रश्न पूछा, इसके अनुसार ये उनसे शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे अब निष्प्रभावी बना दिया गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 104वें विधानसभा में 2019 में संशोधन प्रभावी बना दिया गया है। ये सब अपडेटेड चीज़ें हैं, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? सही उत्तर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन में निम्नलिखित पूछ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में निर्वाचन चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बाद में आ सकता है। और राज्यों में सिक्किम का स्थान है विधानसभा में सदस्य की संख्या। और सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश 403 है, अरुणाचल प्रदेश का 60, मेघालय का 60, मणिपुर का 60, हिमाचल प्रदेश का 68 है। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी 2019 में से पूछा गया था। देखिए कहाँ कहाँ से अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1971 की जनगणना पड़ी। कितनी बड़ी विडंबना है कि 1971 की जनगणना पे अभी तक सभी सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस तक यथावत रहेगा? इसका उत्तर 2026 तक 1971 का जनगणना आधारित रहेगा। 84वें संविधान संशोधन में इस बात का जिक्र किया गया था, जिसका संशोधन कर दिया गया है 81(3) के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद धारा 158 के तहत। यह भी प्रश्न बीपीएससी के 1995 में पूछा गया था। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। इसलिए हम देखते हैं कि अभी हमारे यंगेस्ट एज में अखिलेश यादव भी एक बार जा चुके हैं और भी कई सदस्य संसद के बन चुके हैं जो बहुत ही कम एज में बने हैं। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न 2018 और 2017 के बीपीएससी में पूछा गया।
लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? इसका भी उत्तर 25 वर्ष है। ये भी 2001 में, यानी ये प्रश्न 3 बार पूछ दिया गया। लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद नियुक्त करता है। 75(1), इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? इसका सही उत्तर है 1956 में हुआ। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका सही उत्तर है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 के तहत इसका जिक्र किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके दोबारा भी प्रश्न पूछते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। 2018 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका सही उत्तर अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ही भारत सरकार को देता है। जिस प्रकार राज्य सरकार को महान्यायवादी देता है, वहाँ अटॉर्नी जनरल देता है। अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार में जब कानूनी विषयों पर परामर्श देगा वो अटॉर्नी जनरल कहलाएगा, महान्यायवादी है, और राज्य सरकार में वो महाधिवक्ता बन जाता है, इसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, और वही राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता बन के रूप में। और दोनों का योग्यता यही है कि जब केंद्र सरकार की बात आएगी तो वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो, और अगर वही राज्य सरकार की बात हो तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसका 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं तो उनको होना भी चाहिए। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही उत्तर मैं इसे बता देता हूँ। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पत्तियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जैसे कि भारत में संसदीय प्रणाली है, कनाडा में संसदीय प्रणाली है। वही अगर बात करें अध्यक्षीय प्रणाली तो अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, और मिश्रित भी है शायद फ्रेंच में, फ्रांस में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका के अंतर्गत रहकर ही काम करेगी ना। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रदान करता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अंडरलाइन।
और भारत का प्रधानमंत्री का मुख्य है किसका? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद तो होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा को सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है 2001-2002 में यह प्रश्न पूछा गया, इससे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ये प्रश्न ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बन सकता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। इसके लिए संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक इस साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं होता है। वैसे भी भारत में 65 वर्ष और 62 वर्ष, 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय का और 62 वर्ष उच्च न्यायालय का है। लेकिन वही भारत में एक सिस्टम है कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो पद त्याग देता है या उस सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसका वेतन बंद हो जाता है। लेकिन वही अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जब तक वो जिंदा रहेगा उसे पेमेंट मिलता रहेगा। जब तक वो अपने मन से पद से ना त्याग दे उसे पद निवृत्त भी नहीं किया जाता। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है। किस चीज़ का? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। ये राज्यपाल नियुक्त करता है वहाँ के मंत्रिपरिषद विधान परिषद के सलाह पे। अगला प्रश्न, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होती है? इसका सही उत्तर है गवर्नर। गवर्नर बोलेगा तभी वहाँ पर ये लागू होगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में और 352 के अनुसार केंद्र में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब? युद्ध के आधार पर कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर कर सकता है, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? इसका सही उत्तर है मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। सही उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। इसे लघु संविधान कहा जाता है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य। 51 क च में शामिल किया गया। और इस बार जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे लाल किले से तो उन्होंने 5 प्रण की बात की थी। विकसित भारत लक्ष्य, गुलामी के हर अंशों को मुक्त, तीसरा था विरासत पर गर्व, चौथा एकता और एकजुटता और 5वां कर्तव्य की भावना। तो हमें याद रखना चाहिए विरासत पर गर्व करने की भी बात कहे थे सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहे, प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया था।
और 5 प्रण लेने के लिए कहा था। राष्ट्रपति क्या हो, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है या नहीं होता है? तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय को तो समझा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे लिखित रूप से ही समझाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ये 1992 बीपीएससी में पूछा गया था, 38वां बीपीएससी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कब? संसद द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपनिबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ और बातें जानने के लिए, जैसे कि राष्ट्रपति पर कभी भी कोई केस नहीं चलाया सकता है, बल्कि बशर्ते वह केस क्रिमिनल हो। दीवानी केस उस पर चलाया जा सकता है। दीवानी केस चलाया जा सकता है, उसके लिए भी उससे 2 महीना पहले नोटिस देना होगा, और क्रिमिनल केस चलाने के लिए पहले उसे पर महाभियोग उन पर लगाना होगा। उसके बाद ही वो जब पद से हटेंगे तभी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया या कोई केस का प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है, और 11वीं अनुसूची का पंचायती राज व्यवस्था से। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1996 में पूछा गया था। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है, यह राज सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त, तो कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये प्रश्न 2020 के बीपीएससी में पूछा गया था, और इस डेट के साथ बताना है। इसका सही उत्तर होगा 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। अब 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई, और फिर 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका सही उत्तर होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को इसकी शक्ति दी गई है। जिसके अंतर्गत क्या आता है? शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार का। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हमेशा प्रश्न पूछते रहता है बहुत सारे एग्जामों में। पहला है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण दूसरा है, अधिकार परीक्षा तीसरा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यह भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार
44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को हटाकर इस अनुच्छेद 300 क में शामिल करके विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर सरकार जमीन किसी से लेती है तो उसके लिए वो मुआवजा भी देगी। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा गया? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को, और हृदय भी कहा है इसका। ये प्रश्न आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम कहा जाता है का जिक्र अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया। यह एक कार्यवाही जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति को दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ई होगा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों होगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। डीपीएसपी इसी के लिए तो बनाया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका जिक्र अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रदान करता है। और अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है प्रवर्तनीय नहीं है, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। बहुत जाने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। बहुत ही इम्पोर्टेंट, 2017 बीपीएससी में पूछा गया था 63 में। संविधानवेत्ताओं ने संविधान का मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जैसे कि अमेरिका में, चाइना में। लेकिन वही अगर देखेंगे जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है, इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान जो कि भारत में है वह संविधान जिसमें शक्ति व केंद्र और राज्यों में विभाजन रहता है। 250 में अनुच्छेद में इसका जिक्र है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। रहने दीजिए आपत्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका सही उत्तर है प्रजातंत्र का आशय है जनता के लिए जनता की सरकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। फिर से हम लोग प्रस्तावना को दोहराते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना है हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। फिर से इसका हम लोग दोहराते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी। भारत के प्रस्तावना से बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले बहुत पूछे जाते थे, आजकल एक दो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। और वैसे भी भारत के नागरिकों को अपना प्रस्तावना हमेशा याद रहना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। धर्मनिरपेक्ष बोले या पंथ निरपेक्ष बोले, बात सेम ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन, संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप में क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 1206। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य जर्मनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए होते हैं। भारत अभी भी उसका एक हिस्सेदार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी।
चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। ऐसा पैटर्न देखा गया कि 2008 में कई प्रश्न जो पॉलिटी के थे वो विश्व राज्य व्यवस्था से भी थे। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ये भी 2008 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है फ्रांस। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है BSF, जिसे सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। 1 दिसंबर 1965 में इसका स्थापना किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अंत संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप के क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर इसका है 26 अक्टूबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हान में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों का परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हान में पहली बार मोबाइल संगठन के गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा प्रश्न पूछ सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352। लेकिन इसके जुड़ी कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने को निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थायी संकट, वित्तीय आपातकालीन कहते हैं, जो अनुच्छेद 360 में है, जो आज तक भारत में कभी लगाया नहीं गया।
केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 18 मार्च 1989 से प्रभावी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब प्रश्न पूछते जाते हैं बार बार बहुत सारे एग्जामों में। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। ठीक है, इससे जुड़ी एक लेटेस्ट करंट अफेयर भी बता दें आपको कि हाल में ही न्यूजीलैंड ने कुछ समूहों के लिए अपने मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा को 18 से घटाकर 16 कर दिया है। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। और 22 कौन कौन सी है ये बताइए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले ऊपर से। कश्मीरी, पंजाबी, बता एक सेकंड। कश्मीरी, पंजाब में सिंधी, फिर पंजाबी, फिर हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। फिर से हम लोग आगे पढ़ते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। फिर से रिपीट करते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय समिति ने, जिनके बाद को नहीं माना गया था, बाद में फिर अशोक मेहता समिति ने इसका फैसला दिया था। कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी, वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, बड़े देशों के लिए आदर्श इसका आंसर होगा। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार एवं दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता ने। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था: जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। पंचायती राज की द्विस्तरीय की, अशोक राय समिति ने 2 स्तरीय। ये कब किए थे? 20 साल बाद, वर्ष 1977 में। बलवंत राय मेहता ने 1957 में और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय सरकार की 1977 की गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिनमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की। इसमें जनपद स्तर, जिला परिषद तथा 15,000 से 2,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियों गठित किए जाएंगे: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। ये भी बीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर से सुन लीजिए। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी। तो प्रशासनिक प्राधिकारी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। इसको भी 2 बार पूछा गया, एक बार 2001 में पूछा गया था और एक बार 2011 में पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका उत्तर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये सही नहीं है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, की जा अंडरलाइन। और कौन सा सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अदालत है, अपील इसमें अपील की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। इसका सही उत्तर है लोकसभा के स्पीकर को। इसका आंसर होगा बी, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति, जिसे पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 12 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967-68 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लेखानुदान बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखानुदान। ये प्रश्न
काफ़ी पीसीएस में पूछे जाते हैं। इसका क्या का रिपोर्ट पर मतदान करने के लिए बना है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है, बजट के लिए बना है। इसका सही उत्तर होगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो सांसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकता है। इसे अनुदान क्रेडिट भी कहते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जाता है ओनली एंड ओनली लोकसभा में। 2017 बीपीएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। इसका सही उत्तर होगा बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है। यहाँ पर बोल रहा है क्या, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, जो कि गलत है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 114 दिनों में वापसी करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति होता है पदेनाध्यक्ष। किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? हमारे संविधान के अनुसार इसका समाप्त होने का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 80(1) क में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। इसका सही उत्तर है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 2 महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, वो भी बिना किसी नोटिस के। भारतीय संविधान अनुच्छेद 101 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन में अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है।
परंतु इस अवधि में सदन में सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं छोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। महान्यायवादी भी ले सकता है किसी संसद में। महान्यायवादी को केंद्र नियुक्त करता है और महाधिवक्ता को राज्य। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं और महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है वही महान्यायवादी। संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वो किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। नहीं, अंडरलाइन। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) अतः राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है पीएससी में, 2001, 2008 और 2016 में शायद पूछा गया। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं 53(1) अनुच्छेद 53(1) के तहत सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। फिर अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही उत्तर है साधारण बहुमत इसके लिए चाहिए होता है। इसी के साथ बीपीएससी में 67वीं बीपीएससी तक पूछे गए सभी प्रश्नों का हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसे बार बार ऑडियो के रूप में सुनें और याद करें, रिकॉल करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कुछ प्रश्नों का जिक्र हम लोग अभी और करेंगे, मुश्किल से 15-20 प्रश्न और है। उसके बाद हम लोग अपने समाप्ति की राह की ओर चलेंगे।